भारत में प्राचीन समय के बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें संस्कृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जो कि दोनों भाषाओं के प्राचीन संबंध, दोनों की लिखने की शैली के संबंध के बारे में बताती हैं। आगे बात करेंगे कि क्या मतलब हुआ इसका कि संस्कृत और तमिल जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी प्राचीन समय में। साथ में हम इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, उसका भी डिकोडेशन अब सामने आ रहा है थोड़ा बहुत। और हम बात करेंगे कि जो चोला एम्पायर है, जो साउथ के चोला एम्पायर है, वो जो लैंग्वेज यूज करते थे संस्कृत, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में संस्कृत का क्या प्रभाव पड़ा आउटसाइड भारत, आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन ऑफ लैंग्वेज इम्पैक्ट का बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे और इसमें जो लैंग्वेज में अभी बहुत रिसर्च होनी अभी बाकी है। 1% ही रिसर्च लगभग हुई है, 1% से भी कम रिसर्च हुई है लिंग्विस्टिक पर, भारतीय लिंग्विस्टिक पर। चलिए बात शुरू करते हैं कि देखिए बहुत सारे प्राचीन शिलालेख 300 BC से लेकर 800 BC तक, जो अब नए नए खुदाइयाँ, नए नए आर्कियोलॉजी हो रही है साउथ में, और पहले जो हो चुकी है उससे बहुत सारे उसमें इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। साथ में जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे एक पिलर पर, वो और बहुत सारे अलग चीज़ें, अलग इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं संस्कृत और ब्राह्मी से जुड़े हुए। तो स्क्रिप्ट क्या होती है पहले आप जान लीजिए। पहले आपको पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को, और जिनको नहीं पता वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं ABCDEFG जितने भी हैं, तो अगर आप इंग्लिश में कोई जैसे हम टाइपिंग आजकल चैटिंग करते हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करके हिंदी में बात करते हैं कि हम आ रहे हैं, हम ऐसा ऐसा HAM ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में कोई लाइन लिख दीजिए, दो एक संस्कृत वर्ड होना चाहिए, जैसे अहम मित्रों या ऐसे कुछ, या अहम मंत्र च, ऐसा कोई लिख दें। इंग्लिश में लिखना है अहम न मंत्र च मंत्र, ऐसा लिखना है। और संस्कृत में जो तमिल भाषा में कोई शब्द लाइन है वो आपने इंग्लिश में लिखनी है, यानी इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने हैं। तो अगर आप दोनों को पढ़ेंगे नहीं, पहले आप दोनों को देखिए, तो आपको एक तो पहले बात बड़ी पता लगेगी कि दोनों इंग्लिश में लिखे गए हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा ये किस भाषा की लाइन है या किस भाषा की शब्द लिखे हुए हैं। इसे कहते हैं लैटिन स्क्रिप्ट, मतलब कि वो लैटिन स्क्रिप्ट में लिखी गई है, वो जो वर्ड है उन्हें लैटिन स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैटिन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जैसे ग्रीक स्क्रिप्ट जो भी उसे कहा जाता है। तो वैसे ही जो संस्कृत है और जो तमिल लैंग्वेज है वो पहले एक ही स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, यानी कि दोनों भाषाएं एक ही तरीके से लिखी जाती थी। अगर आप जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जिसमें संस्कृत लिखी गई है और जो तमिल की ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, दोनों को देखेंगे तो आप बता ही नहीं सकते जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कि ये आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये किस भाषा के लिखे हुए हैं। जब आप तमिल में लिखी हुई ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये तमिल का वर्ड लिखा हुआ है। जब आप अक्षर जोड़ेंगे, जैसे हम वर्ड जोड़ते हैं, मान लीजिए AHAM लिखा है, तो मैं जब पढ़ूंगा HAM अहम, तो हम मुझे पता लगेगा हाँ ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है। वैसे ही तमिल के वर्ड जब पढ़ेंगे हम कि ये तमिल वर्ड है, तब हमें पता लगेगा तमिल वर्ड है, लेकिन ये लिखे तो ABCD है, उसमें यह इंग्लिश अल्फाबेट लैटिन स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो मेन बात है कि प्राचीन समय में अगर ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें तमिल भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, संस्कृत भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, यानी कि ये स्क्रिप्ट सबसे प्राचीन है। भाषाएं जो ज़्यादा प्रसिद्ध भाषाएं थी वो इसी में लिखी जाती थी और यही भाषा बहुत कंटिन्यूएशन में रही। अब इसके साथ बहुत सारे हमें DNA एनालिसिस करना होगा। वैसे भाषा और DNA का कोई मेल नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही पता नहीं क्यों ये बात यहाँ छेड़ दी। तो ये कहना कि कोई भाषा बाहर से आई है या भाषा का उत्पत्ति कहाँ हुई है, क्या ये लोगों के अस्तित्व से लेकर देखा जाए कि ये कहाँ उत्पत्तित हुए हैं लोग, तो ये भाषा लेकर आए थे वगैरह वगैरह चीज़ें, मैं अभी जरा इशारे में बात कर रहा हूँ और समझ जाएंगे। तो DNA भी इसकी बहुत DNA जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं और भी उसमें रिसर्च होने की जरूरत है अभी आने वाले सालों में, वो भी इस बात को सिद्ध कर देगी कि ये जो लैंग्वेज लोग थे ये सब यहीं के थे और यहाँ से बाहर गए हैं। और इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी बहुत इकट्ठे करने की जरूरत है। फिर जल्दी से आ जाएगी इस टॉपिक पर। जो चोला एम्पायर थे, यानी दक्षिण भारत के जो थे राजा थे, वो संस्कृत भाषा को उपयोग करते थे। उनके मन में बिल्कुल विरोध नहीं था। जो अगर हम आज के 200-300 साल के तमिल
तमिल लोगों को जो स्कॉलर खुद को बताते हैं, जो एक रूढ़िवादी स्कॉलर्स हो गए हैं 200 सालों में, उनको छोड़ दें। तमिल आपको साउथ में ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि उनका भाषा विरोध कभी नहीं दिखेगा। वो संस्कृत, जब कोई भी इतिहासकार देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो हमारी एक माँ है, यानी कि एक दो ही भाषाओं की माँ जिन्होंने हमें सहारा दिया, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और संस्कृत भाषा हम हमेशा से हमारे उपयोग होती रही थी। अब सीधा ही से हम आ जाइए आप इंडस वैली की स्क्रिप्ट पर। बहुत सारे डिकोडेशन अब हो रही हैं, स्क्रिप्ट संस्कृत में है ऐसा बताया जा रहा है। तो वो जो लैंग्वेज है जो वहां पर लिखी गई है वो प्री संस्कृत और प्री ब्राह्मी स्क्रिप्ट मानी जा रही है। आने वाले समय में इस पर रिसर्च होगी। देखिए, लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने की जरूरत है, आगे और भी इसके साथ बातें होती जाएंगी। तो देखिए, जो संस्कृत भाषा बताई जा रही है, तो अगर ये सिद्ध हो गया कि जो इंडस वैली की लैंग्वेज है वो संस्कृत है, तो ये एक बात हो जाएगी कि संस्कृत भाषा और तमिल भाषा सबसे एंशिएंट लैंग्वेजेस होंगी। संस्कृत भाषा भारत में ओरिजिनेट होगी और यहाँ से इसके जो इसके तत्व है, इस भाषा के जो गुण है वो बाहर गए और अन्य भाषाओं के साथ मिक्सअप हुए। तो ये भी एक अभी रिसर्च का है, रिसर्च तो सभी पे चल रही है। एक रिसर्च का विषय है इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, ये संस्कृत बताई जा रही है। अब सीधा आ जाइए आगे, आने वाले समय में हम देखते हैं कि कैसे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसी में महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा लिखी जा रही है, उसी में महत्वपूर्ण तमिल भाषा लिखी जा रही है। तो जिससे ये पता लगता है कि एंशिएंट रूट, यानी कि आज से आप 2000 साल के आसपास की जो बात करें, तब तो ये भाषाएं का मेल जोल पूरा ही था। और तमिल भाषा जो अब जैसे लिखी जाती है वो पहले वैसे नहीं लिखी जाती थी, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। यानी डायरेक्ट ये कहने का मतलब है कि पूरा भारत एक ही भाषा चीज़ों से जुड़ा हुआ था। इसके लिए और इस सब्जेक्ट में और शब्द जोड़ें और इसका डिकोडेशन हो, इसके और चीज़ें निकले, उसके लिए तो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट चाहिए, बहुत इस पर ताम झाम चाहिए। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो लिंग्विस्टिक में लगती है, लैंग्वेज डिकोडेशन में लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। यहाँ से लेकर आपको हज़ारों किलोमीटर तक देखना पड़ता है कि क्या प्रभाव है और चीज़ें कैसे उसमें काम करती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सही करने का बहुत ज़्यादा इसमें जोखिम होता है। चीज़ें ठीक करना का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें बिल्कुल ठीक ठीक डिकोड होती जाए। अब हमने ये बात कर ली। अब देखिए, जो संस्कृत का प्रभाव दिखता है यूरोप में, यूरोपियन लैंग्वेज में, तो ऐसा कहीं देखा नहीं जाता कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस का कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव भारत की प्राचीन संस्कृत भाषा पर पड़ा हो, या भारत की किसी भाषा पर हमें दिखता है। सिर्फ हमें दिखता है कि संस्कृत भाषा या फिर भारत की जो लिंग्विस्टिक है, जो भारत के कुछ गुण है भाषाओं में जो पाए जाते हैं, वो हमें मिलते हैं बाहर की ओर, बाहर की देशों की ओर। और इन सबको लैंग्वेज को एक इस पर 50% प्रभाव, जो एक 100% तो लिंग्विस्टिक सर्च का भी पड़ेगा और एक अलग से 50% इस पर प्रभाव पड़ेगा लिंग्विस्टिक पर, जो हम डीएनए एनालिसिस से ये सिद्ध कर दें कि माइग्रेशन हुए हैं यूरोप की ओर, और ये लिंग्विस्टिक प्रभाव भारत की ओर पड़ा है। देखिए, जो बांटने वाली बात करते हैं लैंग्वेज पर, देखिए जिस दिन ये साबित हो गया कि इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो प्री ब्राह्मी है और प्री संस्कृत है, यानी कि वो संस्कृत भाषा ही है, किसी न किसी रूप में संस्कृत है, तो ये एक सिद्ध हो जाएगा कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। और बहुत सारी डिबेट वहीं खत्म हो जाती है। डिबेट यहाँ भी खत्म हो जाती है कि क्यों तमिल लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज एक ही तरीके से लिखी जाती थी। एक ही तरीके से लिखी जाने का मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, यानी कि उनका प्राचीन संबंध है, एक ही लिखने वालों से, कोई अलग से उसमें नहीं चीज़ है। जैसे देवनागरी लिपि बाद में बनी, वैसे ही तमिल लिपि जो आज लिखी जाती है, जिस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वो बाद में लिखी गई। तमिल स्क्रिप्ट बाद में बनी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारतीय वो संस्कृत का उपयोग पूरी तरह से करते थे। उत्तर भारतीय तो करते थे, लेकिन दक्षिण भारतीय पूर्ण रूप से संस्कृत का जो हायर क्लास थी, जो हायर काम करने थे, यानी कि जो भी टॉप के काम करने थे, उसके लिए संस्कृत भाषा उपयोग करती थी। तमिल का उपयोग भी बहुत होता था, लेकिन लिखने की शैली वही थी, लिखने का तरीका वही था जो
उत्तर भारतीयों का था, यानी ऊपर ऊपर के क्षेत्रों का था। बोल तमिल बोली तो अलग ही तरीके से जाती है, वो साउंड तो अलग ही तरीके से करती है, लेकिन लिखने का तरीका तो सेम था। तो लिंग्विस्टिक में बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, लिंग्विस्टिक में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, और उसी से चीज़ें सिद्ध होती जाएंगी कि जो ये लैंग्वेजेस हैं ये कैसे डेवलप हुई और कैसे इसका प्रभाव बाहर पड़ा। एक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको बताता आने वाली वीडियो में, हम आने वाली कभी मैं वीडियोस बनाऊंगा और चीज़ें और स्पष्ट होती जाएंगी। आप भाषाओं पर और सर्च कर सकते हैं, आप जान सकते हैं जितना हमने डिकोड कर लिया है उसके बारे में जान सकते हैं, भाषाओं का कैसा मेल मिलाव है, वो चीज़ें अन्य चीज़ों पर रिसर्च करते जाइए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो सामने आते जा रहे हैं।